हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसके बाद लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का प्रॉपर ये हैंडरिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्सेस केमिकल रिएक्शन में कितनी आसानी से पार्टिसिपेट करता है और कैसे अपने लिगेंड्स या स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इस कॉन्सेप्ट को रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस refers to how easily ligands attached to a central metal ion are replaced, rearranged or removed during a chemical reaction। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, आपको पता है जब कोई मेटल किसी लिगेंड के साथ जुड़ा रहता है तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, जब कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं, इनको डोनेट करता है तो एक प्रकार का दोनों के बीच बॉन्ड बनता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड कितनी आसानी से रिप्लेस होगा यहाँ से, इस कंपाउंड से, इस कॉम्प्लेक्स से कितना इजीली रीअरेंज होगा या रिमूव्ड होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसी को रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या कहता है कि जब लिगेंड और मेटल जुड़े रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लिगेंड कितनी आसानी से रिप्लेस, रीअरेंज या रिमूव्ड होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिएक्टिविटी इज बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को आगे हम लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको डिटेल में समझेंगे। अभी आपको बेसिक ये जानना है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स में मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि लिगेंड कितना इजीली जो है यहाँ इसके साथ जुड़ेगा और कितना इजीली बाहर निकल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, so the study of reactivity is closely related to the concept of stability of complexes, which determines how a complex behave under given condition। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, और ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है उसको हम दो डिफरेंट वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैन बी understood in two different way, thermodynamic stability and kinetic stability। so thermodynamic stability क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो कितना एनर्जेटिकली स्टेबल है या फिर कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी कितनी स्ट्रांग है, इसको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। सो इट रिफर्स टू द extent to which a complex is stable with respect to its formation or decomposition at equilibrium, it determined by the value of equilibrium constant K। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में बेसिकली हमको ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स कितनी हद तक स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन कौन ज्यादा फेवर होता है, ये होता है मेनली थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर होती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो एनर्जेटिकली कितना स्टेबल है ये हम इससे पता कर सकते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको K से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो हाई फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, मतलब K का मान जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से अगर बड़ा है K का मान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान, तो हमारा जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर K का मान 1 से कम है, ठीक है, लो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड जो टाइप है जिससे हम बेसिकली समझ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, उससे जो है क्लोजली रिलेटेड होता है। यहाँ पे लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सो काइनेटिक स्टेबिलिटी पहले क्या है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एट विच अ कॉम्प्लेक्स अंडरगो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मेटल है। ठीक है, इस मेटल के साथ लिगेंड 1 जुड़ा हुआ है ना, और ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसको हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये जो लिगेंड फर्स्ट जुड़ा हुआ है, अगर लिगेंड सेकंड नंबर के द्वारा इस लिगेंड फर्स्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है और इसके जगह इस मेटल के साथ ये लिगेंड 2 जुड़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक लिगेंड को हटाकर दूसरा लिगेंड जुड़ जाता है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी हमको ये बताती है कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स अपने लिगेंड को कितनी स्पीड से रिप्लेस करता है। ठीक है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्पीड बताती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, कि ये जो L1 को हटाकर L2 आया, वो कितना उसका रेट बताती है, मतलब कितना स्पीड में वो हुआ, कितना है ना, तो उसको हम काइनेटिक स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो अगर फास्ट लिगेंड चेंज होता है, जैसे L2 बहुत फास्ट होता है, L1 को हटा देता है और L2 जुड़ जाता है, ये रिएक्शन अगर फास्ट होता है तो इसको कहा जाता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर रिएक्शन मतलब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है तो हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये हमारा स्लो में होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन स्लो होगा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का तो उसको इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे और डिटेल में समझते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है। अभी आपको बेसिक तो आई होप समझ में आ गया होगा कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को कितना मतलब उसका रेट मतलब कितनी स्पीड से हटाता है, उसके आधार पर 2 टाइप के होते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। लेबाइल कॉम्प्लेक्स मतलब कितना फास्ट, अगर फास्ट रिएक्शन होगा ये वाला लिगेंड हटेगा, और अगर स्लो होगा तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले इनर्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो एन इनर्ट कॉम्प्लेक्स इज वन इन विच लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर वेरी स्लोली और नॉट एट ऑल एंड लिगेंड आर नॉट इजिली रिप्लेस। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा जहां पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत स्लो होगा, मतलब दूसरा लिगेंड पहले लिगेंड को बहुत स्लो स्पीड में जो है हटाएगा, या फिर ये नॉट एट ऑल मतलब होगा भी नहीं। ठीक है, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मतलब लिगेंड जो है इजिली रिप्लेस नहीं होगा। इन इनर्ट कॉम्प्लेक्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड के बीच जो है ये बॉन्ड जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है इसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए इजिली ये लिगेंड रिप्लेस नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसेस वेरी स्लोली। यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा CONH3 ये कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, जहां पे कोबाल्ट हमारा जो है सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके साथ ये 6 लिगेंड NH3 अमोनिया एज अ लिगेंड यहाँ के इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन हमारा कि जब हम ये कॉम्प्लेक्स है इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, H3O के साथ, ये प्रोटोनेटेड वाटर है, तो इसके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो एक प्रोटोन जो होगा H+ जो होगा ये NH3 के साथ जाके जुड़ जाएगा और NH4 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो नया H2O हमको मिलेगा एज अ लिगेंड ये जाके कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो H2O लिगेंड है ये NH3 लिगेंड को जो है रिप्लेस कर देगा और हमको एक नया कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा, एक नया कंपाउंड मिलेगा COH2O6+3। ठीक है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H2O NH3 लिगेंड को रिप्लेस करता है ये इजीली ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ये बहुत, इसका डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत क्लोजली जो है ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका बॉन्ड जो है इतना इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा इस अमोनिया के साथ जो कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, तो इस कारण जो H2 है वो इजीली जो है इसको रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से मतलब इनर्ट कॉम्प्लेक्स का ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज
10⁻64। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के का मान, तो के के मान से हमको क्या पता चलता है, जैसे हमने देखा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का मान अगर हमको पता चलता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिकली जो है हाईली फेवरेबल है, स्टेबल है या नहीं है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये इसका थर्मोडायनेमिकली जो है ये फेवरेबल है ये रिएक्शन, क्योंकि इसका के का मान जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो के का मान अगर 1 से ज्यादा होता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली जो है ये फेवरेबल है ये रिएक्शन, और लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है, इसीलिए ये जो है हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पे जो इनर्टनेस होता है, जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इनर्टनेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। स्मॉलर मेटल आयंस पोजेसेस हायर चार्ज डेंसिटी, दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड। ठीक है, तो जो साइज होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट का जो साइज होगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनर्टनेस डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि अगर स्मॉलर मेटल आयन होगा तो उसका हायर चार्ज डेंसिटी होता है, तो दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। ठीक है, तो अगर आयन जैसे कि CO है हमारा, ठीक है, तो इसका आयन जो है वो कम है। ठीक है, जिसके कारण इसका जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो अगर इसका मेटल का आयन का साइज जो है अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जिससे जो है कोबाल्ट जो है इस अमोनिया के साथ जो लिगेंड है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्गर रहेगा, जिसके कारण इजिली ये ब्रेक नहीं होगा और हमको जो है कॉम्प्लेक्स इजिली जो है ये लिगेंड रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, so as a result metal ligand bond become stronger and more difficult to break and therefore smaller metal ion form more inert complexes। ठीक है, इसीलिए जो स्मॉलर मेटल आयन होंगे वो ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मतलब इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ज्यादा इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि इजिली वो रिप्लेसेबल नहीं होंगे लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट का साइज जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि कम स्मॉलर मेटल आयन है। ठीक है, छोटा मेटल आयन है, जिसके कारण इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा और ये इजिली जो है ब्रेक नहीं होगा दोनों का बॉन्ड। ठीक है, तो ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये पहला हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। सेकेंड हमारा है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। सो द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। हायर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड। ठीक है, तो मेटल आयन का जो चार्ज होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर इसका चार्ज ज्यादा है, हायर है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लिगेंड के साथ ज्यादा होगा, जिससे ये भी जो है बॉन्ड नहीं टूटेगा। दिस स्ट्रेंथ द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, हेंस कॉम्प्लेक्स विद हायर चार्ज आर मोर इनर्ट। ठीक है, तो अगर चार्ज भी ज्यादा होता है सेंट्रल मेटल आयन में तो वो भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो अगर चार्ज ज्यादा है तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उनके बीच मेटल लिगेंड की बॉन्ड जो है वो ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, चार्ज साइज आयन आयनिक पोटेंशियल, तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द चार्ज एंड द साइज इज एक्सप्रेस एज अ चार्ज साइज रेशियो ऑल्सो नोन एज आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो चार्ज होगा और साइज होगा सेंट्रल मेटल आयन का, वो उसको एक साथ जो है कंबाइंड रूप से आयनिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो आयनिक पोटेंशियल अगर ज्यादा होता है, द हायर चार्ज साइज रेशियो इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन विद लिगेंड। तो अगर यहाँ पे आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब चार्ज एंड साइज का रेशियो अगर ज्यादा होता है, तो भी मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होगा और जो है इनर्टनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इनर्टनेस को। ठीक है, अगर हमारा चार्ज या साइज रेशियो कम होगा तो इनर्टनेस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो है चार्ज एंड साइज रेशियो जो होना है वो भी ज्यादा होगा, मतलब बेसिकली अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मेटल एंड लिगेंड के बीच में। ठीक है, तो हायर चार्ज रेशियो लीड्स टू ग्रेटर इनर्टनेस, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा इनर्टनेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। लेबाइल कॉन्सेप्ट को भी इसी में समझ लेते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सो अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन विच लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर वेरी रैपिडली, वन लिगेंड इज क्विकली रिप्लेस्ड बाय अनदर लिगेंड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स का अपोजिट होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स हमारा। लेबाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बेसिकली कि
जो हमारा जैसे ये मेटल एंड लिगेंड 1 जुड़ा हुआ है, तो ये जो L2 है, लिगेंड 2 है, ये L1 को बहुत क्विकली, मतलब बहुत सेकेंड या मिली सेकेंड में जो है इसको हटा देगा। ठीक है, बहुत जल्दी जो है ये रिप्लेस कर लेगा इस लिगेंड को। ठीक है, इसलिए इसको लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत रैपिडली होता है। एक लिगेंड जो है क्विकली रिप्लेस कर देता है दूसरे लिगेंड को सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ टाइम दिया गया है, तो हाफ टाइम जो है वो 1 मिनट से कम होगा या फिर मतलब सेकेंड या मिली सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाता है। सो देयरफॉर लेबाइल कॉम्प्लेक्स आर काइनेटिकली अनस्टेबल एंड इन लेबाइल कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिकली जो है अनस्टेबल होता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड आर रिलेटिवली वीक होते हैं, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच, ये पहला जो मेटल और लिगेंड है, इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड जो है थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण ये जो है इजिली जो है इसको रिप्लेस कर देता है L2। ठीक है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सब्स्टिट्यूशन इज लो, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। लिगेंड्स आर इजिली डिटैच एंड रिप्लेस। ठीक है, तो लिगेंड्स जो है इजिली डिटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल आप देख लेते हैं, सेम एग्जांपल हमने लिया है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं इस कंपाउंड में। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि सेम रिएक्शन होगा, जो हमारा H3O प्लस है, ये बेसिकली जो है प्रोटॉन एक देगा अपना H प्लस, जिससे NH3 जो है NH4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये NH3 लिगेंड को जो है फिर H2O जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, H2O लिगेंड रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसका अट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा, है ना। बॉन्ड के बीच जो है बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच वो वीक होता है, इसी कारण ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। और हमने पीछे एग्जांपल में देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था कोबाल्ट का, तो उसमें जो है मेटल और आयन जो है उसका स्मॉल होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होगा, और लिगेंड जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, तो इनेट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये चार्ज आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लेबाइल कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है CO2+, ये बेसिकली D7 कॉन्फ़िगरेशंस में है, एंड NH3 लिगेंड आर रैपिडली रिप्लेस बाय H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा NH3 जो है बहुत स्पीडली, बहुत जल्दी जो है रिप्लेस होता है H2O लिगेंड के द्वारा, एंड रिएक्शन प्रोसीड क्विकली एंड हेंस CONH362+ इज लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, द चार्ज ऑन द मेटल आयन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लेबिलिटी। ठीक है, तो चार्ज जो होगा सेंट्रल मेटल आयन का, जैसे कोबाल्ट का जो चार्ज होगा वो अफेक्ट करता है लेबिलिटी को। हायर पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विथ लिगेंड। ठीक है, तो हायर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज्यादा लिगेंड के साथ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो उसको उस लिगेंड को रिप्लेस करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर लेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लेबिलिटी का मेन है कि हमको जो है उसका चार्ज डेंसिटी कम होना चाहिए, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारा हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट है, ये हमारा हेक्साफ्लोरो सिलिकेट, और ये हेक्साफ्लोरो फास्फेट। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है सेंट्रल मेटल आयन एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, इसका जो चार्जेस होगा एटम का जो चार्ज होगा +3 +4 +6 है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो इसका बॉन्ड जो है वो बेसिकली चार्ज अगर बढ़ते जा रहे हैं इन तीनों का, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज होते जाता है। अगर बॉन्ड दोनों के बीच ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, इसका मतलब है कि लेबिलिटी जो है इसका डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन भी अफेक्ट करता है लेबिलिटी को। साइज ऑफ द मेटल आयन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। स्मॉलर मेटल आयन हायर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन का जो साइज होगा वो भी बहुत इफेक्ट करेगा। अगर स्मॉलर मेटल आयन होगा तो चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होगा, जिससे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बनेगा, और लार्जर मेटल आयन जो होगा वो वीक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लार्ज अगर मेटल आयन हो तो वीक बॉन्डिंग होगा और लेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा साइज मेटल आयन का साइज छोटा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा और इनर्टनेस बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देयरफॉर लेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो अगर साइज बढ़ते जाएगा तो इंक्रीज होगा लेबिलिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारा, साइज देखेंगे इन तीनों सेंट्रल मेटल आयन का, तो यहाँ पे जो है साइज इसका बढ़ते जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। बाकी जो हमारा लिगेंड है वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है इसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, तो साइज बढ़ेगा, और साइज अगर इंक्रीज होते जा रहा है तो हमारा जो है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण लेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है साइज
भी मेटल मतलब इफेक्ट करता है सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा आयनिक पोटेंशियल, जो चार्ज और साइज का रेशियो होता है आयनिक पोटेंशियल। सो चार्ज साइज रेशियो इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस होता है। तो अगर हायर रेशियो होगा तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड होगा, जिससे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगा, लेस सब्स्टिट्यूशन होगा, तो लेबिलिटी जो है इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन कम होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो लेबिलिटी नहीं होगा। अगर स्लो होता है, मतलब अगर बहुत स्लो होता है तो इनर्टनेस कहलाएगा। लेकिन अगर बहुत क्विकली जो है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो हमारा लेबिलिटी कहलाएगा। तो अगर चार्ज रेशियो ज्यादा होगा तो उसका इंटरेक्शन जो है वो लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन कम होगा, जिससे लेबिलिटी जो है इसका कम होगा। तो इस प्रकार से तीनों मतलब लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स दोनों में आपको जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो सेम है। ठीक है, सेम साइज इसका, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज, उसका साइज, उसका पोटेंशियल जो है वो आयन जो है वो इफेक्ट करेगा। तो दोनों में आप सेम भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप दोनों में अलग अलग लिखिए, जिससे आपका ये दोनों थोड़ा अलग बनेगा नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे लेबाइल कॉम्प्लेक्स में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो इसके साथ आप अगर आप इस नोट्स को लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमारा कवर हो जाता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट। इसको आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छे से लिखिए। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इजीली इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी ये नोट्स मैंने आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट का कंप्लीट नोट चाहिए, इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर आपको इस यूनिट का कंप्लीट नोट चाहिए जिसमें इन सभी टॉपिक्स का प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चेक करके नोट्स ले सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आगे के टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।